Good morning to all of you and welcome to our online classes. Today we will study about Wheatstone Bridge. Wheatstone Bridge के बारे में आज हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. Wheatstone is a name of a physical scientist. Wheatstone क्या है? एक भौतिक वैज्ञानिक का नाम है. उन्होंने अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, कोई भी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस अननोन है, उसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए चार रेजिस्टेंस का एक पेयर बनाया और उसी को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं. ठीक है. व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ अरेंजमेंट इन विच फोर रेजिस्टेंस आर ज्वाइंट इन द फोर साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड बैटरी and galvanometer are joined into two diagonal of that rectangle. This arrangement is known as Wheatstone bridge. देखिए Wheatstone bridge क्या है? अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए Wheatstone ने चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं में जोड़कर उनके एक विकर्ण में बैटरी और दूसरे विकर्ण में धारामापी जोड़ दिया. ठीक है. इसी अरेंजमेंट को हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु के नाम से जानते हैं. जब ये सेतु संतुलन की स्थिति में होता है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आप लोग को, देखिए ए बी सी और डी एक रेक्टेंगल है, चतुर्भुज है. इसे चारों आर्म्स के साथ चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर और एस को जोड़ दिया गया है. इसे एक डायगोनल के बीच में एक बैटरी और दूसरे डायगोनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है. ठीक है. तो ये अरेंजमेंट है जो इसी को लोग व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं हम लोग. ठीक है. अब व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में होता है, बैलेंस्ड कंडीशन में होता है. बैलेंस्ड कंडीशन किसको बोलेंगे? जब गैल्वेनोमीटर है, इससे फ्लोइंग करंट कितना हो? जीरो हो, उसमें डिफ्लेक्शन क्या हो? जीरो हो. तब उस कंडीशन में इस ब्रिज को हम बैलेंस्ड कंडीशन में बोलते हैं. और जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होता है तो इसका दो रेजिस्टेंस का रेशियो P रेशियो Q अनदर टू रेजिस्टेंस के रेशियो R रेशियो S R अपॉन S के इक्वल होता है. ये इसका प्रिंसिपल है. अब सपोज इसमें तीन रेजिस्टेंस नोन है, एक अननोन है, तो इस फार्मूला में उसका वैल्यू पुट अप करके हम लोग निकाल सकते हैं, है ना. इस तरह से अननोन रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए अरेंजमेंट किया गया था. इसी को व्हीटस्टोन ब्रिज बोला जाता है या व्हीटस्टोन सेतु बोला जाता है. ओके, समझ में आ गया ना आपको? चलिए इसका फार्मूला जो है P अपन की इसको हम लोग यहाँ पर प्रूव करेंगे. इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है. तो इसके लिए लिख लेना, लेट P Q R S फोर रेजिस्टेंस are joined in the four side of rectangle A B C D. P Q R S चार प्रतिरोध है जो चतुर्भुज A B C D की चारों भुजाओं में जोड़कर रखे गए हैं. And a cell E की K1 are joined between diagonal AC. इसके विकर्ण AC के बीच एक सेल E की कुंजी K1 को तथा B D के बीच धारामापी G और कुंजी K2 को जोड़कर रखा गया है. ठीक है. इस तरह से इसको आप पहले लिख लेंगे. ठीक है. एट एनी कंडीशन व्हेन Q1 एंड Q2 आर ऑन, जबकि K1 और K2 दोनों को हम लोग ऑन करते हैं, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द PQRS will be I1, I2, I3 and I4. जब कुंजी K1 और K2 को ऑन करेंगे तो मुख्य धारा I का I1, I2, I3 और I4 भाग PQRS से प्रवाहित होता है. साथ ही साथ IG धारामापी से प्रवाहित होता है. IG जो है वो कहाँ से फ्लो हो रहा है? गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो रहा है. ठीक है. देन 8 पॉइंट B, तब बिंदु B पर ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ
आपका प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। द सम ऑफ ऑल करंट मीट एट एनी जंक्शन इज न्यूमेरिकली 0। इस बी जंक्शन पे देखो I1 आ रहा है, I2 जा रहा है और IG भी जा रहा है, तो इनका सम कितना होगा? 0 होगा। I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस IG इज इक्वल टू कितना होगा? 0। तो I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I2 प्लस IG एट बैलेंस्ड कंडीशन। एट बैलेंस्ड कंडीशन IG इज इक्वल टू जाता है 0, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ गया? I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बैलेंस्ड कंडीशन में संतुलन की अवस्था में IG से कोई करंट फ्लो नहीं होता, मतलब IG का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा ना, ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। एंड एट पॉइंट बोलो या जंक्शन बोलो D, जंक्शन D पर देखिए यहाँ पर I3 करंट आ रहा है, IG भी आ रहा है, I4 जा रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा? I3 प्लस IG प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। I4 को जब आप ट्रांसफर कर देते हो, I4 को क्या करते हैं हम लोग? ट्रांसफर, तो IG प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस IG इज इक्वल टू कितना आएगा? I4। एट बैलेंस्ड कंडीशन IG इज इक्वल टू कितना होता है? 0। तो इस कंडीशन में IG की वैल्यू 0 ले लेंगे, देन इस कंडीशन में हमको क्या मिल जाएगा? I3 इज इक्वल टू मिल जाता है I4। इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए नाउ एक लूप A B D A, A B D A ड्यू टू किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लेंगे, इस लूप पे किरचॉफ का सेकेंड लॉ लोगे, क्या होगा? देखो I1 इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस P है, प्लस IG इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस G है, ये IG गैल्वेनोमीटर में फ्लोइंग करंट है और G इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है, माइनस देखो इधर से करंट B की हो गया, B से D और D से कहाँ आना चाहिए? A आना चाहिए, बट I3 अपोजिट है, इसीलिए इसको माइनस I3 लेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस R और इक्वल टू कितना आएगा? 0, क्योंकि इस लूप में कोई भी EMF या बैटरी नहीं लगा है, इसीलिए इक्वल क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। एट बैलेंस्ड कंडीशन में IG का वैल्यू 0 होता है और इस माइनस वाले को ट्रांसफर कर दो, तो I1P इज इक्वल टू आएगा I3R। इक्वेशन नंबर बन गया थर्ड। नाउ इन लूप B C D B, देखिए ये B ये C ये D और B, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें I2 करंट नीचे जा रहा है C की ओर, करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस Q है, इधर आया, यहाँ से करंट D की ओर आना चाहिए बट करंट अपोजिट है, तो -4S हो जाएगा, I4S हो जाएगा। देखिए यहाँ से आना, यहाँ से इधर जाना, उधर से फिर ऊपर आना चाहिए, बट यहाँ पर भी करंट अपोजिट है, तो IG 0 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आएगा? 0। यहाँ पर फ्लोइंग करंट और उनके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, मतलब उनके साथ उनका प्रतिरोध, दोनों को गुणा करते जा रहे हैं लोग। एट बैलेंस्ड कंडीशन संतुलन की अवस्था में इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसको ट्रांसफर कर देंगे, तो I2Q इज इक्वल टू आ जाता है I4S। इक्वेशन नंबर, तो ये समझ में आ गया आप लोग को, इसका प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है मीटर ब्रिज। अगला क्या है? मीटर ब्रिज या मीटर सेतु बोलते हैं हम लोग। मीटर ब्रिज और मीटर सेतु are based on Wheatstone bridge. It is similar to Wheatstone bridge. इसमें जैसे 4 रेजिस्टेंस, उसमें भी 4 रेजिस्टेंस होते हैं, बस उसमें 1 मीटर मैग्नीनियम कॉन्स्टेंटम का वायर अलग से लगा होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज के नाम से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। देखिए इसका भी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन, ये 1 मीटर वुडन बॉक्स होता है, इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। ये वुडन बॉक्स होता है, ये लेंथ इसका 1 मीटर का होता है। इसमें एल शेप के 2 कॉपर स्ट्रिप लगा रहता है। एल शेप का कॉपर स्ट्रिप होता है इस टाइप से। इसका नाम देते हैं ए स्मॉल ए, और इधर भी एक लगा रहता है कॉपर स्ट्रिप एल शेप का, इसका नाम देते हैं सी, और इधर वाले का नाम दे दो बी। ये स्मॉल सी दे दो सी। देखिए यहाँ पे एक वुडन बॉक्स होता है जिस पर एल से 2 कॉपर स्ट्रिप लेंगे, ए स्मॉल सी स्मॉल डी लेना, और इनके बीच में एक स्ट्रेट स्केल होता है, स्ट्रेट स्ट्रिप होता है। ये स्ट्रिप भी कॉपर का होता है, इसका नाम देते हैं हम लोग स्मॉल बी स्मॉल सी, ये स्ट्रिप से। ठीक है, इन सभी स्ट्रिप्स के इंड्स पर, सिरों पे एक एक पेच लगा रहता है, एक एक स्क्रू लगा रहता है, और ए सी के बीच 1 मीटर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का वायर होता है। इस वायर का जो थिकनेस है वो कांस्टेंट रहता है हर प्लेस में, इसका थिकनेस इक्वल होता है हर प्लेस में। ठीक है, और बी सी के बीच में एक स्क्रू से एक वायर निकलता है जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है, और इसके दूसरे एंड पर एक जॉकी जुड़ा रहता है जे। इस जे के थ्रू हम लोग बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ए और बी के बीच एक आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रहता है, और सी डी के बीच हम अननोन वायर को ज्वाइन करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम बोल देते हैं एस, आरबी ये एस। ठीक है, अब देखिए ये इसका प्राइमरी सर्किट हो गया। क्या क्या होता है समझ में आ गया। एक वुडन बॉक्स है, वुडन बॉक्स के ऊपर एल शेप का 2 स्ट्रिप होता है, एल शेप का 2 छड़ रहता है, कॉपर का छड़ होता है ए एंड सी डी। ठीक है, इनके बीच एक दूसरा कॉपर का स्ट्रिप रहता है डी बी सी। इन सबके इंड्स पे एक एक स्क्रू लगा रहता है, पेच लगा रहता है। ठीक है, अब ए और सी के बीच 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन कॉन्स्टेंटम का वायर लगा हुआ है। साथ ही साथ इसके ऊपर में एक मीटर स्केल भी होता है। इस टाइप से यहाँ पर क्या होता है, मीटर स्केल भी लगा रहता है, याद रखना। इससे हम लोग बैलेंस पॉइंट का लेंथ मेजर करते हैं। इसके ऊपर ए और बी के बीच एक आरबी होता है, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोलते हैं। साथ ही साथ सी और डी के बीच के गैप में एक अननोन वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये डी से बी सी के बीच में स्क्रू होता है डी से हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर ज्वाइन करते हैं, और गैल्वेनोमीटर के एंड पर एक जॉकी लगा देते हैं। जॉकी एक पेन टाइप से होता है, और ये कंडक्टर होता है। जॉकी क्या होता है, एक कंडक्टिंग एक स्ट्रिप होता है जे। देखिए ये इसका प्राइमरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में इसके साथ हम लोग एक बैटरी ई और एक की लगा देते हैं के, इस टाइप से। ठीक है, ऐसे ये ज्वाइन रहते हैं। जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं, की को लगा देते हैं यहाँ पे, तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होता है तो ए पर पोटेंशियल हाई होता है, सी पर पोटेंशियल लो होता है। ए पर पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और सी पर पोटेंशियल कम होता है। इस जॉकी को इधर टच कराने से डिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में होगा मान लो, और सी की तरफ टच कराने पर राइट साइड में इसका डिफ्लेक्शन होता है। इस टाइप से डिफ्लेक्शन हुआ मतलब ये अरेंजमेंट है वो करेक्ट है, ऐसा माना जाता है। इस कंडीशन में हम लोग इसके बीच जॉकी को टच करा करके ऐसा पॉइंट ढूंढते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो, और इस पॉइंट का नाम देते हैं बैलेंस पॉइंट बी से। ओके,
अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस होता है P, यहाँ पर के रेजिस्टेंस को P बोलेंगे, B से C के बीच के रेजिस्टेंस को Q बोलेंगे, A टू D के बीच के रेजिस्टेंस को B बोलेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स का R बोल देते हैं, और C टू D के रेजिस्टेंस को S बोलते हैं। इसी टाइप से इसमें भी था P Q R S, इसमें भी 4 रेजिस्टेंस हो गए P Q R S। B और D के बीच में क्या जुड़ा था, देखो गैल्वेनोमीटर, यहाँ पर भी B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा रहता है, A और C के बीच में जुड़ा था सेल, यहाँ पर भी A और C के बीच में जुड़ा है सेल। तो ये भी मीटर ब्रिज भी हूबहू व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप से होता है। तो इसमें आगे कंस्ट्रक्शन था ये, और फेनोमेनन भी था कि कैसे हम लोग इसको बैलेंस्ड कंडीशन में लाते हैं। तो दोनों चीज़ों को याद रखना। इसका लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं, फार्मूला लेंगे हम लोग। तो पहले तो इसके थ्योरी को लिख लेना आप लोग, जो मैं बोल रहा था अभी तक समझा रहा था उसको अच्छे से लिख लेना। अभी देखो फार्मूला, थ्योरी में क्या लिखोगे, लेट द डिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड पॉइंट B फ्रॉम हायर पोटेंशियल इन A is L, that means AB is equal to L centimeter, then BC is equal to कितना होगा 100 minus L centimeter. Let the balance distance of balanced point B from higher potential in A is small l, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल l है, ऐसा मान रहे हैं हम लोग। तो बाकी का डिस्टेंस B टू C का डिस्टेंस कितना होगा 100 माइनस l, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का है ना, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर का है, तो 100 माइनस l हो जाता है। BC is equal to 100 माइनस l if यदि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस is rho, then resistance of AB resistance of AB, it is P is equal to कितना होगा L, and resistance of BC is equal to Q is equal to कितना हो जाएगा 100 माइनस L रो हो जाएगा, इतना होगा। यदि इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा रो हो, तो बीपी का रेजिस्टेंस कितना आएगा एल रो, और मतलब ए बी के बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा एल रो, और बी सी के बीच का रेजिस्टेंस कितना आएगा 100 माइनस एल रो हो जाएगा। ठीक है, हियर रेजिस्टेंस ऑफ आर डी इज इक्वल टू आर, एंड resistance of unknown wire is equal to S। ये unknown wire है, इसका रेजिस्टेंस S है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये सब नोन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, देन फार्मूला क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। P का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे L रो, Q का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100 माइनस L रो, R का वैल्यू R और S का वैल्यू S, ये रो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखिए L अपॉन 100 माइनस L इज इक्वल टू R अपॉन S। इसे S को इधर ट्रांसफर कर दो और इधर इधर ट्रांसफर कर दो, तो R इंटू कितना आएगा 100 माइनस L अपॉन L। दिस इज अ फार्मूला ऑफ फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन कंडक्टिंग वायर। अननोन कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए फार्मूला होता है। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखोगे आप लोग, देखिए सबसे पहले उसके अरेंजमेंट को लिख लेना, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए माना कि संतुलन बिंदु B A से L दूरी पर स्थित है, मतलब B L का मान कितना है L सेंटीमीटर है, तो BC मतलब B से C की दूरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो रो हो, तो इसका प्रतिरोध ए बी भाग का प्रतिरोध P बराबर होगा L रो, BC भाग का प्रतिरोध Q बराबर होगा 100 माइनस L रो। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध क्या है R, और अननोन वायर का रेजिस्टेंस कितना है S, जिसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो व्हीटस्टोन सेट सिद्धांत से P अपॉन Q क्या होता है R अपॉन S। P की जगह P का वैल्यू Q का वैल्यू
आर का वैल्यू एस का वैल्यू पुटअप कर देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, एकदम इजीली ये निकल जाएगा। यही क्या है, रेजिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है। इस तरह से हम मीटर सर्किट के हेल्प से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पहले तो एस निकालना, और एस के बाद क्या निकालोगे, ए एल अपॉन होता है एस, ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फार्मूला है, और ए का वैल्यू होता है पाई आर स्क्वायर एस अपॉन एल। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या बन जाएगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा। इस तरह से इस फार्मूला के थ्रू आप रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया ये, इनको याद रखना। इसके ये पूरा से एक्सप्लेनेशन हम लोग को पढ़ना है, इसका इनमें क्या क्या एरर्स होते हैं और एरर्स को कैसे हम लोग दूर करेंगे, ये सब चीज़ थ्योरिकल आपकी बुक में दे रखा है, इनको पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। एक्चुअली में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल करके बताना चाहिए था आपको, बट कोविड-19 स्कूल नहीं आ सकते, ध्यान रखना। विभव मापी देखिए, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है विभव मापी। विभव मापी क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। विभव मापी क्या होता है, ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के कोई भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, विभव निकाल सकते हैं। समझ में आ गया, ये विभव मापी कहलाता है। अब विभव मापी का डायग्राम देखो कैसे होता है, और इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे अपन लोग, इसका प्रिंसिपल कैसे होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। इसके प्रिंसिपल बस एकदम सिंपल सा है, छोटा सा, इसके यूजर्स भी एकदम छोटे मतलब बढ़िया से हैं, एकदम इजीली आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये था विटिस्टन ब्रिज, ये था मीटर ब्रिज, दोनों को याद रखना आप लोग। पोटेंशियोमीटर विभव मापी, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure the potential between 2 points of any electrical circuit। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख लो कैसे होता है, ये भी 1 मीटर वुडन बॉक्स होता है, और इस वुडन बॉक्स के ऊपर में एक स्केल बना होता है। यहाँ पर क्या रहता है, स्केल, मीटर स्केल रहता है, ये 1 मीटर का इधर स्केल रहता है, इस टाइप से याद रखेंगे। और उसके नीचे 1 मीटर के 4 to 12 वायर ऑफ सेम थिकनेस आर ज्वाइंट पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पैरेलली ऐसे ज्वाइंट रहते हैं। ये 4 मीटर टू 12 मीटर तक होता है, ए सी, ए और सी के बीच में, याद रखना इसको, ठीक। इनके बीच एक और वायर होता है पी डेस, जिस पर एक जॉकी लगा रहता है इस तरह से। ये जॉकी जो है जे, ये मूविंग रहता है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, और इसमें बटन्स लगे रहते हैं जिसके थ्रू इसको इस वायर से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका क्या है, कंस्ट्रक्शन है, क्या होता है समझ में आ गया। पोटेंशियोमीटर इज कंसिस्ट इन अ वुडन बॉक्स इन विच फर्स्ट 1 मीटर ऑफ लॉन्ग wire are parallelly situated. This the number of this wire are 4 to 12, which is joined in series. इसको सीरीज में लोग ज्वाइन कर देते हैं। And in another wire PP dash are situated in the bottom side of potentiometer in which a jockey J is placed. इस पर एक jockey J बना रहता है, ठीक है। ये इसका प्राइमरी सर्किट है, ये इसका क्या है, प्राइमरी सर्किट है। ये इसका कंस्ट्रक्टिव डायग्राम है, बनावट है। इसका प्रिंसिपल डायग्राम देखो कैसे होता है, प्रिंसिपल डायग्राम देख रहे हो तो प्रिंसिपल डायग्राम कुछ इस टाइप से होगा। ये ए और सी होता है, इनके बीच एक सेल लगा देते हैं ई और एक की के,
ठीक है, ये इसका प्राइमरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पर सी ले लो, ये यहाँ पर एक और बैटरी जुड़ा रहता है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर जुड़ेगा और एक जॉकी जुड़ता है। ठीक है, इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ पर एक रियोस्टेट भी लगा रहता है RH, ये इसका कंस्ट्रक्शन है। इसका पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन है। ये सेल होता है कि रियोस्टेट और ये AC 4 to 12 मीटर लॉन्ग स्टेट वायर होता है। ये प्राइमरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में भी एक सेल, एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी जुड़ा रहता है, जिससे हम लोग बैलेंस्ड पॉइंट फाइंड करते हैं, जैसे कि मीटर ब्रिज में कर रहे थे। ठीक है, सपोज एट एनी इंस्टेंट the length of wire is small l and the potential at the end of the wire is V. Then according to Ohm's law, V is equal to क्या होता है IR, and we know that देखिए आप जान रहे हो कि रो इज इक्वल टू क्या होता है AR/L। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रो L/A। दिस वैल्यू इज पुटिंग ऑन द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I रो L अपॉन कितना आएगा A। हियर I रो अपॉन A इज इक्वल टू कांस्टेंट K, देन V इज इक्वल टू कितना रहता है KL। इन दिस केस V प्रोपोर्शनल होता है L। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। यहाँ पर देखिए ये जो लेंथ है, जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल करंट क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना। तो V प्रोपोर्शनल क्या होता है L होता है, इसको याद रखना आप लोग। ये पोटेंशियोमीटर का क्या होता है प्रिंसिपल होता है। एट द फॉर द सेल, जैसे यहाँ पर आप सेल लगा रखे हो, तो V इज इक्वल टू क्या होता है E इज इक्वल टू क्या रहता है KL। ये याद रखेंगे, यही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। अब इसके यूजेस को मैं कल बताऊंगा तुम लोग को, इसको एक बार देख लेना आप लोग, इसको पढ़ लेना आप लोग। कल मैं बताऊंगा इससे हम लोग दो सेल के EMF को कैसे कंपेयर करते हैं और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। बाकी थ्योरिकल पोर्शन तो आप स्टडी कर लेंगे खुद से। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।